चलो भाई, देखो रेक्टिफिकेशन में सबसे पहला मैटर करेगा कि आप कब रेक्टिफाई कर रहे हो। व्हेन रेक्टिफिकेशन मेड, रेक्टिफिकेशन आप 3 मौके पे कर सकते हो। कब कब? या तो बिफोर ट्रायल, या फिर आफ्टर ट्रायल, या फिर नेक्स्ट ईयर। अगर बिफोर ट्रायल है तो सस्पेंस यूज नहीं करेंगे। आफ्टर ट्रायल है तो सस्पेंस यूज, और अगर नेक्स्ट ईयर है तो यूज सस्पेंस। इधर use both P&L adjustment also and suspense also. अच्छा, सस्पेंस यूज कहाँ करते हैं? जहां रेक्टिफाई करने के लिए आप करो, कोई लेजर डेबिट करो, कोई लेजर क्रेडिट करो। एंट्री को बैलेंस करने के लिए, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मैच करने के लिए, जिधर बैलेंसिंग फिगर बचे उधर बैलेंसिंग फिगर एज सस्पेंस डाल दो। सस्पेंस किधर डाल दिया आपा? यूज सस्पेंस एज अ बैलेंसिंग फिगर टू मैच टू इक्वेट डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के टोटल को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस डाल देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में जब सस्पेंस यूज करते हैं उसका भी लॉजिक यही रहता है, कुछ अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं? सेम। सस्पेंस एज अ बैलेंसिंग फिगर यूज करेंगे टू इक्वेट द डेबिट एंड द क्रेडिट का टोटल। ये तो ठीक हो गया। सर अगर बिफोर ट्रायल रेक्टिफाई कर रहे हैं और एंट्री में बैलेंसिंग फिगर बचे तो क्या करना है? एज इट इज छोड़ दो। इधर इनफैक्ट पता है क्या करो, अगर तो आपको लगे डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है तो एंट्री डाल के दिखा दो। पर अगर आपको लगे कि यार सिंगल साइड इफेक्ट देना है या फिर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं रखना, तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के आ जाओ कि डेबिट कर दो ये वाला लेजर इतने से बस। डेबिट चित्राक्ष अकाउंट बाय 4000 फिनिश। स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के आ सकते हो। डेबिट क्रेडिट को बराबर करने की लोड नहीं है। नो नीड टू इक्वेट डेबिट एंड क्रेडिट। P&L एडजस्टमेंट कब यूज करते हैं? जब इंस्टेड ऑफ P&L एडजस्टमेंट वर्ड कब यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग या P&L आइटम्स? ट्रेडिंग या P&L आइटम्स के लिए हम P&L एडजस्टमेंट यूज करते हैं। और कब करते हैं? ओनली इन केस ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगर सेम ईयर में रेक्टिफाई करना है फिर P&L एडजस्टमेंट वर्ड यूज नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर में अगर रेक्टिफाई करना है तो वर्ड P&L एडजस्टमेंट यूज होगा। ठीक है। इसके अलावा एक ना ट्रू फॉल्स में आपसे पूछेगा। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बन सकता है, इफ ट्रायल का टोटल अग्री करे। इफ ट्रायल का टोटल क्या करे? अच्छा, ये जो ट्रू फॉल्स आते हैं ना, उसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरेटिकल चैप्टर उसमें से आते हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर में से लॉजिकल पॉइंट्स ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं। एग्जांपल के लिए रेक्टिफिकेशन में कैसा आ सकता है? अगर ट्रायल का टोटल अग्री करे, मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, क्या सारी अकाउंटिंग सही है, कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं है, कोई भी एरर नहीं है? फॉल्स। इफ ट्रायल अग्री, स्टिल there is a possibility that some error may exist. Still possibility of error. एग्जाम्पल कैसे एरर हो सकते हैं? ऐसे कंप्लीट ओमिशन वाली, या फिर कंप्लीट ओमिशन वाली एरर हो सकती है, या फिर उसको अपा बोलते हैं, अपा ऐसा कंपेंसेटिंग एरर सुना है नाम? और कंपेंसेटिंग एरर में एग्जिस्ट। कंपेंसेटिंग एरर की कुछ एग्जांपल की लाइक, पैसा आया चित्राक्ष से, क्रेडिट करना था चित्राक्ष को, पैसा आया तो क्रेडिट ही करना था, बैंक ऑन डेबिट टू चित्राक्ष।
पर कर दिया चित्रकूट को, चित्राक्ष की बजाय चित्रकूट को क्रेडिट कर दिया, किसी और लेजर को क्रेडिट कर दिया, पर ट्रायल तो मैच ही हो जाएगा इससे। तो दिस इज अ कंपेंसेटिंग एरर, एक बंदे को क्रेडिट करने की बजाय किसी और को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। तो कंपेंसेटिंग एरर भी हो सकता है या फिर कंप्लीट ओमिशन भी हो सकता है, इन वजह से ट्रायल बराबर भी हो सकता है। ट्रायल अगर बराबर है, यू कैन नॉट से कि कोई एरर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एरर एग्जिस्ट कर सकता है, फाइन। अच्छा, जब एंट्री डालते हैं आफ्टर ट्रायल, तो आफ्टर ट्रायल एंट्री डालने से क्या सस्पेंस खुलता है, बंद होता है? जब ट्रायल बनाते हैं ना, तब सस्पेंस खुलता है। सस्पेंस क्रिएट कब होता है? जब ट्रायल बनाते हैं। ट्रायल के अगर मिसमैच रह जाए, डेबिट और क्रेडिट का टोटल अगर बराबर ना हो, तो डिफरेंस किधर डाल देते हैं? सस्पेंस। मैं ना क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था? ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रायल इज टू मैच द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या बोला था मैं? नहीं 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 नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज टू मैच टोटल ऑफ ट्रायल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है, क्योंकि क्योंकि हम टेम्परेरली फॉर अ टाइम बीइंग सस्पेंस डाल देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की काहली होती है। इसका रीजन क्या है? एंड ऑफ द डे मतलब सस्पेंस से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन जाएंगी, इसी से सस्पेंस पाके कंपनी खत्म हो जाएगा। और टेम्परेरी आप सस्पेंस पाया है, उसके बाद क्या करेंगे? गलती ढूंढेंगे, गलती को रेक्टिफाई करेंगे। तो इसका आंसर फॉल्स है, कि ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि टोटल को मैच कराना। सस्पेंस डालने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि यार अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, थोड़ा हरी अप है, टाइम कम है, तो एक बार सस्पेंस का लेजर ओपन अप कर देते हैं और ट्रायल को मैच करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल देते हैं। अगले साल में जाकर के गलतियों को ढूंढेंगे और सस्पेंस को बंद करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि बराबर करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉल्स। सस्पेंस इज क्रिएटेड टू, मतलब थोड़ा बहुत इस तरह से ट्रू फॉल्स था, ट्रू फॉल्स करेंगे उसमें आ जाएगा, देख लेंगे। पर पंजाबी जगह याद रखियो कि सस्पेंस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ट्रायल को बराबर करना। सस्पेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्पेंस इज क्रिएटेड in case of shortage of time for preparation of financial statement. चलो, ये दो का एमसीक्यू बहुत, ट्रायल दो ट्रू फॉल बहुत है। इसके अलावा आपको सस्पेंस का लेजर कब बनाना है? सेम ईयर में, नेक्स्ट ईयर में? सस्पेंस और पीएनएल एडजस्टमेंट का लेजर नेक्स्ट ईयर में आप क्या करोगे? सस्पेंस और पीएनएल एडजस्टमेंट का लेजर बनाओगे। इधर पहले दो केसेस में लेजर बनाने की लोड नहीं है। नेक्स्ट ईयर में अगर काम करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लेजर, क्या पीएनएल एडजस्टमेंट तो 100% केसेस में बनाना ही बनाना है? यस, क्रिएट इन 100% केसेस। एंड पे क्या करेंगे? जो पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस बचेगा, बैलेंस इन पीएनएल एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल, बैलेंस इन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पर जो सस्पेंस अकाउंट है उसका लेजर बनाना ही बनाना है, कि हो सकता है नाम ही बनाना हो? अब चेक करोगे, अगर तो इन लास्ट ईयर
अगर इन लास्ट ईयर सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ, अगर पिछला राइट ऑफ कर दिया था, या तो इन P&L में या फिर इन कैपिटल में। पिछले साल हमने क्या कर दिया था, सस्पेंस को राइट ऑफ कर दिया था, या तो कैपिटल में राइट ऑफ कर दिया था या फिर P&L में राइट ऑफ कर दिया था। अगले साल में जब आए, क्या सस्पेंस का बीडी खुला है? सुनो ना, पिछले साल में क्या हुआ, सस्पेंस खुल गया। इस साल में जो सस्पेंस खुल गया, हमने उसका क्या किया, या तो उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, सस्पेंस कैरिड फॉरवर्ड। अगर सस्पेंस हमने पिछले साल कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो क्या नेक्स्ट ईयर में बीडी एग्जिस्ट करेगा? बीडी एग्जिस्ट इन नेक्स्ट ईयर। अगर बीडी एग्जिस्ट कर रहा है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन लेजर बंद हो जाएगा, खुला रह जाएगा? बीडी पे है, बीडी पे है ना, बीडी पे है, क्योंकि पिछले साल कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो अगले साल बीडी पड़ा है। आफ्टर रेक्टिफिकेशन, आफ्टर, ओए अगले साल ही गाली कर रहे हैं, पिछले साल सस्पेंस खुल गया। पिछले साल आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पिछले साल राइट ऑफ कर दो या पिछले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो। पिछले साल हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, पिछले साल कैरी फॉरवर्ड करता मतलब अगले साल ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। अगर सस्पेंस अगले साल ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, तो उसका मतलब उसका बीडी पड़ा है। अगले साल में जब रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के बाद सस्पेंस खुलेगा कि बंद होएगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करन नाल सस्पेंस बंद हुंदा रहूगा, बंद होता रहेगा। आफ्टर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, देयरफॉर नो नीड टू प्रिपेयर लेजर, क्योंकि ऑटोमेटिकली बंद ही हो गया, तो कोई लेजर बनाने की लोड नहीं है, कोई उसको ट्रांसफर करने की लोड टू द कैपिटल अकाउंट नहीं है। लेजर अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड। ठीक होगी ये बात मेरे? ना तो आपने लेजर बनाना है, ना आपने ट्रांसफर करना है, कब? जब सस्पेंस क्या कर लिया, कैरी फॉरवर्ड। पर अगर सस्पेंस पिछले साल में क्या कर दिया, राइट ऑफ, तो इसका मतलब क्या, बीडी एग्जिस्ट कर रहा है? बीडी ऑफ सस्पेंस अकाउंट डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि बीडी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने से क्या होगा, लेजर खुलेगा बंद होगा? अगर खुलेगा तो एंड पे खुले ही रह जाएगा। बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस उठा के कैपिटल का। आफ्टर रेक्टिफिकेशन एंट्री, सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, ओपन्स, देयरफॉर प्रिपेयर लेजर एंड ट्रांसफर द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। इधर और इधर नो नीड टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। ये तो हो गया पूरे चैप्टर का समरी चार्ट। रेक्टिफिकेशन 3 मौके पे करना है, तो बिफोर ट्रायल, आफ्टर ट्रायल या फिर नेक्स्ट ईयर। अगर बिफोर ट्रायल करेंगे, सस्पेंस वर्ड यूज करने की लोड नहीं है। एंट्री का टोटल अगर बराबर नहीं है, बीच में ही छोड़ दो। एंट्री अगर तो आपको लगे डबल एंट्री बन गई, मतलब प्रॉपर डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, फिर तो एंट्री पा दो, नहीं तो स्टेटमेंट फॉर्म में रेक्टिफिकेशन लिख दो। और अगर आफ्टर ट्रायल खड़े हो नेक्स्ट ईयर, सेम ईयर में आफ्टर ट्रायल, सेम ईयर में आफ्टर ट्रायल को एक और तरीके से बोलते हैं, बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। आफ्टर ट्रायल को एक और क्या बोलते हैं, बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट।
फाइनल अकाउंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट बनाने से पहले ही अगर रेक्टिफाई कर रहे हो तो क्या करोगे, क्योंकि ट्रायल तो बन चुका होगा, ट्रायल की बात कर रहे हैं पर फाइनल अकाउंट से पहले कर रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी खुला पड़ा है, रेक्टिफिकेशन एंट्री डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो फिर सस्पेंस का लेजर बनाने की लोड नहीं, उसका बैलेंस ट्रांसफर करने की लोड नहीं कैपिटल में। और अगर नेक्स्ट ईयर में चले गए तो नेक्स्ट ईयर में लेके जाने के लिए सस्पेंस दो तरीके, या तो राइट ऑफ कर दो या फिर कैरी फॉरवर्ड कर दो। राइट ऑफ कर दिया तो अगले साल खुला रहेगा, लेजर बनाएंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और अगर अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लिया फिर तो बीडी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर आपने सस्पेंस का लेजर नहीं बना। पर नेक्स्ट ईयर में जब रेक्टिफाई करेंगे, ट्रेडिंग P&L की अगर आइटम को हिट करना होगा तो P&L इन्वेस्टमेंट यूज करेंगे, और P&L इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाएंगे, उठा करके कैपिटल में शिफ्ट मारेंगे। आई थिंक आप थ्योरी से हो गए बोर, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं बुक का। अच्छा एक और बात बताना, अगर हम कहें गलती कहाँ पे हुई, अगर एरर मेड वाइल एरर मेड या तो वाइल रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते वक्त गलती हो गई, सिंगल साइड एरर, डबल साइड एरर, मतलब इसका परचेज करी फ्रॉम द गौरव, परचेज करी फ्रॉम द गौरव 4000 की, रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में 400, तो दोनों ही लेजर गलत है, गौरव और परचेज का, या सिर्फ एक लेजर परचेज का गलत, भूल गए, एक गलत दोनों गलत, दोनों गलत। अभी आपको समझाने के लिए फिर से क्या दिखानी पड़ेगी मेरे को, परचेज बुक दिखानी पड़ेगी। सुनना, ये दिक्कत सुनना, ये मैं आपको स्क्रीन पे क्या दिखा रहा हूँ, दिस इज योर परचेज बुक। परचेज बुक कैसे दिखती है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, BR BP, सारी बुक्स। अगर हम परचेज कर रहे हैं, अलग अलग बंदों से परचेज कर रहे हैं, मोहित, जोबन, मिक्की, खिलेश, वंश, प्रथम, ऐसे अलग अलग बंदों से परचेज कर रहे हैं, परचेज की वैल्यू लिख ली, ट्रेड डिस्काउंट है तो कटा के नेट वैल्यू हमने इधर वाले कॉलम में डाल दिया, सब कैसे डालते जाएंगे, एंड पे क्या करेंगे, जेटा टोटल आ जाएगा वो टोटल किधर जाएगा, परचेज के अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट्स में, परचेज के अकाउंट में या सेल के अकाउंट में या परचेज रिटर्न के लेजर में या सेल रिटर्न के लेजर में, और बंदे के लेजर में क्या फिगर जाएगी, इसके नाम के सामने जो फिगर पड़ी है, सही है। अगर गलती ऐसा हुई, परचेज कितने की करी थी आपने, 380 की, परचेज हमने कितने की करी थी, 380 की, वॉज रिकॉर्डेड एज 38 इन द परचेज बुक, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वंश के नाम के आगे फिगर कितनी डाली है, 38, टोटल में कितना आया, 38, अगर टोटल में 38 आया तो परचेज के लेजर में कितना गया, 38, और वंश के लेजर में भी कितना गया, जो इसके सामने फिगर डाली 38, तो परचेज के लेजर में कितना गया 38, तो वंश के लेजर में कितना गया 38, ठीक हो गया। तो रेक्टिफाई करने के लिए परचेज थी कितने की, 380, 380 माइनस 38 कितना हो गया आपका, 332 ना, 342 हो गया। हमने कट रिकॉर्ड कर लिया, परचेज टू वंश की एंट्री होनी चाहिए, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, खाली परचेज डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट और वंश क्रेडिट भी, वंश क्रेडिट भी, दोनों टाइप, दोनों तरफा करेंगे ना, परचेज डेबिट करेंगे 342, वंश क्रेडिट करेंगे 342, नहीं समझाया जोबन को, और जब रिकॉर्ड ही गलत किया तो दोनों जगह पे रेक्टिफाई करोगे तो डबल इफेक्ट आएगा इसका। तो ये मैं आपको समरी चार्ट में बोलने जा रहा था
कि अगर हमने एरर कर दिया कहाँ पे, वेल रिकॉर्डिंग इन द सब्सिडरी बुक में गलत रिकॉर्ड किया, तो डबल साइड एरर हो गया, डबल साइड एरर हो गया। पर अगर मैं ऐसा कहूँ, एरर कहाँ पे हुआ, वाइल पोस्टिंग, एरर हुआ वाइल पोस्टिंग, मतलब परचेज करी थी 380, किससे करी थी, वंश, पर क्वेश्चन गए पोस्ट टू द वंश अकाउंट एज 38, सिंगल साइड एरर। तो अगर वाइल पोस्टिंग इनटू लेजर गलती हुई है तो फिर वो सिंगल साइड एरर है। सही है ये बात है। अगर मैं कहूं कि टोटल ऑफ परचेज बुक, टोटल ऑफ सेल बुक गलत हो गया, सिंगल साइड या डबल, सिर्फ परचेज सेल की फिगर गलत है, बंदे के लेजर भी गलत है, सिर्फ परचेज सेल, तो सिंगल साइड। अगर कौन सा हो गया, टोटल अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग इशू, अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग इशू अगर है तो सिंगल साइड। उधर से अगर मैं कहूं कि टोटल जो अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड किया गलत कर लिया, टोटल को कैरी फॉरवर्ड गलत कर लिया, तो भी सिंगल साइड। सिंगल साइड में वो परचेज सेल अकाउंट या फिर बंदे का लेजर, नहीं बंदे का करे सुने क्वेश्चन भी टोटल कहता होवे मनवीर के लेजर का टोटल अगले पेज पे गलत कैरी फॉरवर्ड कर लिया, वो परचेज बुक सेल बुक का ही होता है? वो तो लेजर पोस्टिंग निकलती है, मैं टोटल कही है नेक्स्ट पेज पे नहीं ਹੁੰਦਾ ये। टोटल कैरी फॉरवर्ड मतलब जय क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब नाल बोल रहे हैं मैं ये गल्ला। देखो मैंने आपको कभी भी ऐसा नहीं लिखवाया कि इस केस में सिंगल साइड, इस केस में डबल साइड, ऐसा कहीं नहीं लिखवाया। पर स्टिल अगर देखो नोट्स बनाने हैं तो ऐसे ही बनते हैं नोट्स, तो नोट्स बनाने की इच्छा में ऐसा करा दोगे मतलब। अगर टोटल कैरी फॉरवर्ड का इशू है, टोटल कैरी फॉरवर्ड ऑफ लिख देता हूँ सब्सिडरी बुक, अब ठीक है। अगर सब्सिडरी बुक के टोटल के कैरी फॉरवर्ड में इशू आ गया तो सिंगल साइड, तो सिंगल साइड है। और कोई गलती, बहुत है बस। देखो जो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो बिफोर ट्रायल, आफ्टर ट्रायल, या फिर नेक्स्ट ईयर। वेरी गुड। थोड़ा या ठंडा ना की बाकी नॉर्मल, ठंडा घट। सेम ईयर, बिफोर ट्रायल, या फिर आफ्टर ट्रायल, या फिर नेक्स्ट ईयर। पहली गलती देखना, कहता टाइपराइटर परचेज कितने का, 700 का, हैव बीन चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंस। टाइपराइटर खरीदा था, कंसेप्ट में एक चीज और, कंसेप्ट में एक चीज और, अगर वो खर्चा करते हो ऑन एसेट, एनी एक्सपेंस मेड विद रिस्पेक्ट टू, WRT पता ना आपको, विद रिस्पेक्ट टू, इन रिलेशन टू एन एसेट, तो क्या सीन है, आप क्या चेक करोगे, क्या वो खर्चा किया एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट, इफ एक्सपेंस मेड, होगी क्लास। अब क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो?
अगर एक्सपेंस किया गया एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट, क्या करना है? ऐड इन एसेट वैल्यू या एसेट अकाउंट। अगर खर्चा को बाद में किया तो उसमें दो केस हैं। कौन कौन से? या तो लाइफ ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एसेट और एफिशिएंसी इंक्रीजेस। मन को तंग कर रहे हो आप लोग, तो आप शोर डाल रहे हो, उसको डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ, या तो लाइफ ऑफ एसेट या एफिशिएंसी बढ़ेगी। अच्छा, अगर एसेट की लाइफ एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, एक्सपेंस का नाम पता है क्या होता है ऐसे एक्सपेंस का? मेरी गल सुन लो, ये ना मैं जेडी हूँ गलत दसी है ना, ये ट्रू फॉल्स कम मान गया, क्रिटिकल वर्ड्स कम मान गए। ओवरऑल एक्सपेंसेस बोलते हैं इसे। ट्रू फॉल पढ़ोगे तो वहां पे आएगा ओवरऑल। ओवरऑल आपको पता नहीं है, आप गलत करके आओगे, हालांकि कंसेप्ट आपको पता था। मैं कोई भी चीज़ है रिवीजन में तो वैसे ही पका ही नहीं मारता, सिर्फ टू द पॉइंट। लॉजिक भी शायद कभी कभी अगर आपको नहीं समझ में आए तो लॉजिक बताऊंगा, अदरवाइज तो सीधा टू द पॉइंट, पॉइंट्स बताने हैं बस। परसों भी समझाया था, मेरा रिवीजन का काम आपको समझाना नहीं, आपको पॉइंट्स रिकॉल करवाना है सारा। अटकोगे फिर समझाऊंगा। सच एक्सपेंस का नाम पता है क्या है? सच एक्सपेंस इज कॉल्ड ओवरहॉलिंग चार्जेस। ओवरहॉलिंग चार्जेस। और ऐसे वाले चार्जेस किधर डालते हैं आप? एसेट में, एसेट की वैल्यू में ऐड करते हैं, फिर एसेट के अकाउंट में डालते हैं। और अगर एफिशिएंसी या लाइफ इंक्रीज ना हो, लाइफ नॉट इंक्रीज, तो चार्ज एज एक्सपेंस इन P&L। ठीक है जी। अब हमारी बात सुनो, ये तो हो गया आपका कंसेप्ट। अब कुछ कुछ ना वर्ड्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए रितिका, मितेश फोन पड़ा है उधर, रितिका फोन पकड़े इसको, देख, आगे रख लो बस इधर अपने पास। तू भी पड़ा, मोहित आगे पड़ा फोन। कुछ कुछ ना वर्ड्स ही होते हैं, लाइक रिपेयर वर्ड है। रिपेयर वर्ड देखती है, अब क्या ठोकोगे? एक्सपेंस ठोकोगे, ऐसा ठोकोगे? क्वेश्चन साइलेंट, तो क्या ठोकोगे? एक्सपेंस। इफ क्वेश्चन स्टेट, अगर क्वेश्चन कहे रिपेयर, रिपेयर मेड ऑन एसेट परचेज्ड, रिपेयर मेड ऑन सेकंड हैंड एसेट परचेज्ड, तो फिर एसेट अकाउंट। मतलब मैं आपको पता है क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ कुछ ना नाम ही ऐसे होते हैं जो नाम देख के इम्प्लाइड मान लेंगे, पर एक्सेप्शन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे, कंसेप्ट तो अपन ने यही लगाना है, ऊपर वाला कंसेप्ट है, ये ऊपर वाला लगाना है। पर कुछ अगर नाम है, नाम में इम्प्लाइड मान लेंगे, एक्सप्लेनेशन दे देगा तो यही कंसेप्ट के हिसाब से चलना है। ये कंसेप्ट क्या बोलता था, जब एसेट लेके आए तब अगर खर्चा किया तो एसेट की वैल्यू में ऐड करो, फ्यूचर में खर्चा करे तो चेक करेंगे एसेट की लाइफ एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लाइफ एफिशिएंसी बढ़ेगी, लाइफ एफिशिएंसी बढ़ेगी तो एसेट की वैल्यू में ऐड करो, नहीं बढ़ेगी तो P&L में खर्चा बुक करो। और ये जो मैं रिपेयर वगैरह खर्चे बता रहा हूँ ना जितने, आपको आगे जाकर के ना बिल्कुल थ्योरी में रेवेन्यू और कैपिटल खर्चों में डिस्टिंग्विश करना होगा, कौन सा खर्चा रेवेन्यू खर्चा, कौन सा खर्चा कैपिटल खर्चा, उसमें सिर्फ यही वाला कंसेप्ट चलेगा। तो यहाँ पे ये बता रहा हूँ तो वो वाला साथ में कवर हो रहा है। ट्रू फॉल्स में भी आता है ये। कभी कभी क्वेश्चन नंबर 1B, 1A आपको आएगा ट्रू फॉल्स 12 नंबर के, 1B तो सी ना मैंने पंछिया ने डिस्टर्ब करी है बहुत ज्यादा, फटे के बाहर मरो दोनों, खेल रहे हो, इसको इसको बुला रहे हो, आपस की गला करी हो।
क्वेश्चन नंबर 1B जो आता है ना, 1B क्वेश्चन कई बार थ्योरेटिकल आता है, तो 1B थ्योरेटिकल में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें कई बार डाल देता है कि रेवेन्यू और कैपिटल खर्चों में डिस्टिंग्विश कर दो। तो आप 4 पॉइंट्स दिए होंगे, 4 को बस आपने बताना होगा रेवेन्यू या कैपिटल एंड क्यों, और उसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, 90% ये कंसेप्ट लगेगा, यही वाला, क्योंकि एक्सपेंस का होगा तो ये कंसेप्ट लगेगा, या फिर रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट का केस घट है, खर्चे का केस ज्यादा है, ही कंसेप्ट लगो बस। एक तो हो गया रिपेयर वर्ड, दूसरा वर्ड फ्रेट, क्या करोगे, क्वेश्चन साइलेंट है तो, क्वेश्चन साइलेंट है तो एसेट की वैल्यू में ऐड करेंगे या पीएनएल में खर्चा बुक करेंगे, एसेट की वैल्यू में ऐड करते हैं। हेलो हेलो, फ्रेट, फ्रेट क्वेश्चन साइलेंट है, की करना है, बोलो क्या करना है, बोलो, कुछ नहीं दिया, कल फ्रेट दिया है, चलो थोड़ा सा ऐसा बोल देता हूँ, ऑब्वियसली ये खर्चा इन रिलेशन टू एसेट बोलेगा, रिपेयर ऑन एसेट, फ्रेट ऑन एसेट, सही है, तो गलत नहीं थी नहीं, तेरे दिमाग में ये था कि सर वो गुड्स के ऊपर भी तो हो सकता है, तो इनवर्ड आउटवर्ड देखेंगे, इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग में डालेंगे, आउटवर्ड होगा तो पीएनएल में डालेंगे, सही है, वो गलत नहीं है, पर ऑब्वियसली अपन खर्चे बात कर रहे हैं इन रिलेशन टू एसेट वाले, तो क्वेश्चन में दिया होगा फ्रेट ऑन एसेट, क्वेश्चन में दिया है फ्रेट पेड ऑन द एसेट, क्या करना है, एसेट की वैल्यू में ऐड करना है, ऐड इन एसेट वैल्यू, कर दिए कर दिए कर दिए कर दिए कर दिए कर दिए। अगर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो, ना दा मतलब ही नहीं यार, सुन ला मेरी गल, ना दा मतलब ही नहीं, ऐसा ही है, मतलब बहुत बेसिक जी चीज है, खोल लांगे, एक्सेप्शन दस देना, एक्सेप्शन वाला पॉइंट होगा वो। अगर क्वेश्चन ऐसा गए, फ्रेट पेड ऑन रीलोकेशन ऑफ द एसेट, अगर क्वेश्चन गए फ्रेट पेड ऑन रीलोकेशन ऑफ एसेट, रीलोकेशन, सेकंड क्वेश्चन क्या रीलोकेशन वर्ड होगा, या तो बताओ, खोल नहीं खोल, इसको क्या करना है मेरे, इसको एक्सपेंस मानना आपने, रीलोकेशन, क्योंकि AS10 उसकी भी वर्डिंग पड़ेगी, वो भी थ्योरी का पार्ट है, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, AS10 एक बार बोलता है, कहता है जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता तब तक के सारे खर्चे एसेट की वैल्यू में ऐड करो, मतलब ये जो अपन ने कंसेप्ट बनाया ना, लॉ में ऐसी वर्डिंग नहीं लिखी, लॉ की वर्डिंग से इंटरप्रिटेशन निकली, लॉ की वर्डिंग क्या है, अगर को खर्चा किया आपने टिल द डेट ऑफ एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए, एनी एक्सपेंस इंकर्ड, expenses incurred up to the date for making asset ready for use are added in value of asset। हाँ क्या है उधर, शिफ्टेड है, हाँ करके है। पर अगर आपका मशीन, सुनो, मशीन गडाउन च आ गई, फैक्ट्री च आ गई मशीन, यूज करने के लिए रेडी है, यूज करने भी लगे, 6 महीने बाद आपको चुल होने लगी, मशीन इधर नहीं उधर रखनी है, दैट इज नोन एज रीलोकेशन, शिफ्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो मशीन तो रेडी टू यूज थी ही, ऑलरेडी यूज कर पा रहे थे, उसके बाद एग्जाम्पल के लिए एसी उधर लगा हुआ है सामने, देखो लगा ना, ये हायर का एसी, कल सुबह आपको जब आओगे तो उधर से पटके इधर दिखेगा आपको, रीलोकेशन हो गई। हालांकि जब इनिशियल इंस्टॉल करवाया था तब भी 1500 दिया था, आज शाम को फिर से 1500 देंगे, है तो वो इंस्टॉलेशन ही, पहले भी करवाया था बाद में भी इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं। अब इंस्टॉलेशन का खर्चा जनरली क्या कहोगे, या तो फ्रेट हो या इंस्टॉलेशन हो, एक ही बात है, सेम लॉ लगेगा, या तो फ्रेट या फिर इंस्टॉलेशन, क्या कहोगे, जनरल तो हम कहेंगे एसेट की वैल्यू में ऐड कर दो, पर अगर क्वेश्चन कहेगा फ्रेट इंस्टॉलेशन पेड ऑन रीलोकेशन ऑफ एसेट, फिर एक्सपेंस,
है तो इंस्टॉलेशन का खर्चा ही 1500 पहले इतना ही 1500 फिर देता है, पहला भी 1500 इंस्टॉलेशन इतना ही, बाद में 1500 इंस्टॉलेशन का। पर जब पहले दिया था तब तो एसिड को रेडी टू यूज बनाना था, पर जब उसके बाद दे रहे हैं तब एसिड ऑलरेडी रेडी टू यूज था। अगर एसिड रेडी टू यूज हो उसके बाद को खर्चा किया जाए, एक्सपेंस इंकर्ड लेटर मतलब एनी एक्सपेंसेस इंकर्ड लेटर दैट इज आफ्टर एन एसिड वाज ऑलरेडी इन यूज। अर्लियर एसिड वाज रेडी टू यूज, तो दो केस बनेंगे, ऐसा या ऐसा। ठीक हो गया जी, बात समझिए। फ्रेट या इंस्टॉलेशन, फ्रेट या इंस्टॉलेशन चार्जेस। मेरे मैं आपको पता क्या समझाने की बात कर रहा हूँ, इधर एक्सपेंस इधर एसेट, जनरली एसेट एक्सेप्शन एक्सपेंस। सी वाइट वॉश का खर्चा, वाइट वॉश ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग या ऑफ स्कूल वैन का क्या है, ऐसे बार बार पेंट करानी पड़ती है, क्या करना है जनरली, क्वेश्चन साइलेंट तो एक्सपेंस। और अगर क्वेश्चन कह रहे कि हमने अभी अभी नया खरीदा है, फिर एसेट की वैल्यू में ऐड करेंगे। समझ गए, क्या समझे? मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, कुछ कुछ वर्ड्स में इंप्लाइड छुपा होता है। हाँ, 3 वर्ड्स आगे इतना इंप्लाइड छुपे हुए, रिपेयर है इंप्लाइड खर्चा, एक्सेप्शन हो सकती है कभी एसेट की वैल्यू में ऐड, रिपेयर वैसे तक ही है, इंप्लाइड खर्चा। एग्जांपल सुनना, एसी खराब हो गया, एसी खराब हो गया, उस खराब होने को पता है क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एनी वर्ड आपको पता है? कोई वर्ड आपको पता है? एनी नहीं कहा, ए एन वाई, एनी वर्ड इफ यू नो। एसी ब्रेकडाउन बोलते हैं इसे, सुना था ये वर्ड? सुना हो तो बहुत बढ़िया, नहीं सुना तो वो कैब में ऐड कर लो। एसी ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, देयरफॉर करेक्टिव रिपेयर करवाई। कौन सी रिपेयर? करेक्टिव। एक्चुअल में रिपेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रिवेंटिव, एक होती है करेक्टिव। खराब ना होए उसके लिए अगर आप रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे हो तो प्रिवेंटिव, खराब होने के बाद करवा रहे हो तो करेक्टिव। छोड़ो, एसी खराब होगा देयरफॉर रिपेयर मेड, क्या करना है? एसेट की वैल्यू में खर्चा, एक्सपेंसिव बुक करोगे आप, ये ना कह देना सर एसेट की लाइफ बढ़ गई, तो लाइफ रुक गई थी बीच में तो फिर से चल पड़ी बस, तो इसको एक्सपेंसिव डालना है। पर अगर हम कहीं एसी की मोटर चेंज करवा दी, एसी की मोटर कह लो या फिर ऐसा कहो एयरप्लेन का इंजन चेंज करवा दिया, ले ये इसमें एग्जांपल है, इंजन ऑफ एयरप्लेन रिप्लेस्ड, क्या करना है? मेजर पार्ट हो गया, मेजर रिपेयर होगी, मेजर पार्ट हो गया, मेजर रिपेयर कह लो मेजर पार्ट कह लो एक ही बात है, तो देयरफॉर ये तो क्या बनेगा? एसेट। बहुत है इतना, मोर देन इनफ। सेम ईयर बिफोर ट्रायल, क्वेश्चन शुरू करते हैं, अभी पकाई बहुत होगी। टाइपराइटर खरीदा और हमने क्या कर दिया, उसको ऑफिस में एक्सपेंस चार्ज कर दिया सही करने के लिए,
टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस कितना 700। तो टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस करेंगे 700, लिख के नहीं करा रहा हवा में। टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस 700। पर ये अगले साल में अगर रेक्टिफाई करेंगे तो इतना तो टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस अगले साल में जब एंट्री करोगे ना मेरे, तो आप पता है क्या देखना, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देखना अगर एसेट का केस हुआ तो। नेक्स्ट ईयर में जब आप एंट्री करेंगे ना, इफ एसेट रिलेटेड हुआ तो प्लीज कंसिडर द इफेक्ट ऑफ डेप्ट। अब वो कंसिडर कैसे करना है उसको नोट्स में लिख सकते हैं कि नहीं, वो देखने की बात है। अगर नेक्स्ट ईयर में करेंगे एक तो पी इन्वेस्टमेंट यूज करेंगे, एंड consider the depreciation effect in case of assets। तो ये होगा ना, चुल होती है, हाथ निचले रहते नहीं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और वो राजकुमार को काफी है, इन्हों घट है थोड़ी, तेन थोड़ी ज्यादा है। नाल नहीं अज तेरे नाल बैठा ता है, अगे तो मनवीर नाल लगे, मनवीर नु लाई रखना कुछ ना कुछ काम। मैंने क्या पूछना है, 4 महीने हो गए ऑब्जर्व करते हुए आपके, कमाल होगी। चलो यही एंट्री अगर अगले साल करेंगे, इलेक्ट्रिशियन का फॉल्ट, एक ही बटन में सारी लटे कर गया। वाओ, मेरी रिकॉर्डिंग हैम्पर हो रही है, रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नहीं होता, मड़ा है ना, एडजस्ट हो जाओ, एंगल चेंज कर लो फिर दिख जाएगा। ठीक है रितिका, एंगल चेंज कर लो। ये लर्निंग होती है, देखो अब धीरे धीरे लर्निंग आ गई। सीलिंग पे नहीं लाइट लगवानी, साइड पे लगवानी है। सीलिंग पे क्या है, इलेक्ट्रिशियन को सौखा होता है, तो टेप जी लाई निपट गया, उधर ड्रिल मारनी पैंती है। हौली हौली पता लगता है चीज़ों का, दोनों बात। पिछले साल हमने क्या किया, टाइपराइटर खरीदा और ऑफिस में खर्चा डाल दिया, ऑफिस एक्सपेंस डाल दिया। अगर नेक्स्ट ईयर में आएंगे ना, आप ये देख लिया करो पीएनएल में कितनी फिगर चलेगी, डजेंट मैटर किस नाम से गई। एसेट अगर हमने एसेट डेबिट करना था, टाइपराइटर 700, अगर एसेट खड़ा करते 700, क्या डेप भी तो लगती, कितने परसेंट लगती, 10%। डेप्शन का रेट 10% दे रखा है कॉमन। एक और बात बताऊं, डेप्रिसिएशन का रेट या तो आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में या क्वेश्चन के एंड में देगा, या किसी पॉइंट के साथ देगा। अगर किसी पॉइंट के साथ डेप्रिसिएशन का रेट दिया, तो डेप्शन का रेट का इफेक्ट सिर्फ उस पॉइंट में या पूरे क्वेश्चन में, उस पॉइंट पे। और अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्वेश्चन के एंड में लिखा, तो सारे क्वेश्चन पे। रेक्टिफिकेशन चैप्टर में ये वाली चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। एक पॉइंट के साथ दिया तो सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर इफेक्ट, पूरे क्वेश्चन के ऊपर या नीचे दिया तो पूरे क्वेश्चन में इफेक्ट। ध्यान बहुत रखोगे ना, फिर नंबर ऐसे 80+ 90+ जाएंगे, इतना ईजी नहीं है जाना। पिछले साल हमने टाइपराइटर खरीदा 700 का, तो पिछले साल 700 का एसेट खड़ा करना चाहिए था। अगर 700 का एसेट खड़ा किया होता तो डेप भी लगी होती, 10% के हिसाब से 70 की लगी होती। तो पिछले साल बैलेंस शीट में एसेट कितने का रह जाना चाहिए था, 630। अगले साल सीधा टाइपराइटर डेबिट कितना करेंगे, 630। क्यों, पिछले साल 700 एसेट खड़ा करते तो डेप लग जाती, तो 630 का रह जाता पिछले साल, तो अगले साल सीधा 630 का टाइपराइटर खड़ा कर लो। दूसरा, पीएनएल में हमने खर्चा कितना बुक कर दिया, 700, जिसका नाम क्या था, ऑफिस एक्सपेंस। इस साल हमने खर्चा कितना बुक करना चाहिए था, 70। क्यों, डेप्रिसिएशन के नाम का खर्चा बुक कितना कर दिया, 700, करना कितना था 70, कितना फालतू बुक कर दिया 630। तो अगले साल क्या करो, टू ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट करने के बजाय, ऑफिस एक्सपेंस तो ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है, तो टू पीएनएल एडजस्टमेंट कितना, 630। अब ऐसे सोचना कईयों को लगता है औखा,
तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है आपके पास? 2 एंट्री डाल दो, डेप्रिसिएशन की एंट्री अलग, ऐसा खड़ा करने की एंट्री अलग। टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस तो करनी ही थी, तो उसकी एंट्री क्या कर दो? टाइपराइटर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट कितना? 700। फिर अपा ऐसे कहो, क्योंकि हमने पिछले साल ऐसा खड़ा किया नहीं तो पिछले डेप चार्ज करी नहीं, पिछले साल की डेप की एंट्री रहेगी, अगले साल डेप की एंट्री पास कर दो। उसकी एंट्री आ गई डेप्रिसिएशन टू एसेट, डेप्शन डेबिट करने की बजाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर। ये सौखा काम है ना? इसकी एक लिमिटेशन है, ये वाली की एक लिमिटेशन है, सारे केसेस में नहीं चलेगा। अगर ये वाली एंट्री है ना जो कि 650 650, जैसे ये वाली 16वां पॉइंट, 16वां पॉइंट करके देखो, पहला पॉइंट तो ये तो चल जाएगा। ऐसे 2 एंट्री अलग अलग डाल देना, डेप्शन की एंट्री अलग, एसेट को रेक्टिफाई करने के लिए 16वां पॉइंट डाल के देखियो। पहले तो सिंपल डालो, कहता फ्रेट पेड कितना? 5600 पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट एज अ 6500। फ्रेट पे कितना किया? 5600। इधर भी शायद चल जाएगा ऐसे, सारे कितने चल रहा है, मैं क्वेश्चन थोड़ा बना रहा ना जितने नहीं चलना है। फ्रेट कितना पे किया हमने? 5600 पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट एज 6500। एक बार बताओ, अगर फ्रेट पे करते हैं मशीन के ऊपर, क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करना चाहिए? एसेट की वैल्यू में ऐड करना चाहिए, पर इन्होंने किधर डाल दिया? फ्रेट अकाउंट में। अगर फ्रेट अकाउंट में डाल दिया मतलब क्या खर्चा बुक हो गया? तो पिछले खर्चा कितने का बुक हो गया? 6500 का। अगर सेम ईयर में रेक्टिफाई करेंगे तो टू फ्रेट कितना करेंगे? 6500। पर एसेट डेबिट कितना करेंगे? एसेट मतलब क्या था? ये मशीन था, तो मशीन डेबिट कितना? डिफरेंस किधर जाएगा? 900। और अगर ये बिफोर ट्रायल रेक्टिफाई करेंगे तो क्या कहेंगे? एंट्री का टोटल बराबर नहीं है ना, तो आप पता क्या लिखो यहाँ पे? डेबिट द मशीन अकाउंट बाय 5600 एंड क्रेडिट द फ्रेट अकाउंट बाय 6500। ऐसे स्टेटमेंट लिख के आ जाना। कब? अगर एंट्री बराबर ना हो। यही अगर नेक्स्ट ईयर में करेंगे, नेक्स्ट ईयर में आप, मैंने आपको क्या लॉजिक बताया, कर सकते हो ऐसा। एक तो एंट्री सीधी डाल दो, इसमें आप ये चेक कर लो, फ्रेट तो ट्रेडिंग पी एंड एल आइटम है, तो इधर तो टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, एक डेप्शन की एंट्री डाल दो। पिछले के डेप्शन चार्ज कर दी, तो डेप्शन चार्ज करनी चाहिए, डेप्शन चार्ज कर देते, अगले साल एंट्री कर देंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन। और कितनी वैल्यू पे? मशीन की वैल्यू में 5600 डाला, 5600 का 10% 560। इस क्वेश्चन में भी चल गया ऐसा, 2 एंट्री अलग अलग कर दोगे चल जाएगा। 90% काम करेगा, सिर्फ 10% ऐसा काम ना करे। 10% के पीछे आप मत्था मारी ज्यादा नहीं करेंगे, आप 2 एंट्री अलग अलग करने की कोशिश करना, बन जाएगी बात। अब सिंपल वाले कुछ एंट्री कर ले अपा। कहता रिपेयर ऑफ 1200 मेड टू अ मशीन बॉट 3 years ago हैव बीन एडेड टू द मशीन। वैसे तो जनरली रिपेयर पीएनएल में डालना चाहिए, पर ये क्या कह रहे हैं? रिपेयर ऑफ 1200 मेड टू अ मशीन बॉट 3 साल पहले, 3 साल पहले अगर कराई थी तो रिपेयर किधर डालना चाहिए था? पीएनएल में। अगर इन्होंने किधर डाल दिया सही करने के लिए? मशीन क्रेडिट और रिपेयर डेबिट, रिपेयर टू मशीन। सेम ईयर में करेंगे तो रिपेयर टू मशीन, और अगले साल करेंगे तो कितनी वैल्यू? 1200। क्या डेप्शन का इफेक्ट? उसकी एंट्री अलग से पास कर देंगे। तो इसकी एंट्री एक तो कर दी पी एंड एल एडजस्टमेंट टू मशीन 1200। एक और एंट्री, अगर हमने मशीन डेबिट कर दी, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो क्या डेप की एंट्री चार्ज हो गई? एंट्री की पाएगी डेबिशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्यों किया ये? इस साल डेप्शन की एंट्री पास होगी होगी ना, रिवर्स मारी एंट्री। अगर पिछले साल एसेट खड़ा हो गया तो डेप्शन की एंट्री पास हो गई, डेप्शन की एंट्री पास हो गई तो डेप टू एसेट हो गया, अगले साल रिवर्स मार दो, एसेट डेबिट टू डेप,
एसेट डेबिट टू डेप की बजाय टू पी इन्वेस्टमेंट, एसेट टू पी इन्वेस्टमेंट। और अगर हमने पिछले साल में एसेट खड़ा करना था पर नहीं किया, या पिछले साल एसेट ही खड़ा किया, फिर पिछले साल डेप भी नहीं डाली, फिर अगले साल डेप की एंट्री डाल दो, डेप टू एसेट की बजाय पी इन्वेस्टमेंट टू एसेट। सेकंड पॉइंट हो गया शायद। तो अगला, अमाउंट ऑफ 151 फॉर द क्रेडिट सेल टू द हरी ऑल्दो करेक्टली एंटेड इन द सेल बुक पोस्टेड एज 115। अब खाली पोस्टिंग का इशू है, पोस्टिंग किधर गलत करी होगी? अगर वर्ड लिखा हो रिकॉर्डिंग तो किधर का इशू होगा? अगर सिंपल वर्ड लिखा है रिकॉर्डिंग, इफ इशू है इन रिकॉर्डिंग तो कहां पे दिक्कत होगी? मींस एरर इन सब्सिडरी बुक। अगर रिकॉर्डिंग में दिक्कत है तो सब्सिडरी बुक में दिक्कत है, तो डबल साइड एरर हो गया। और अगर क्वेश्चन का पोस्टिंग में दिक्कत है तो इफ इशू इन पोस्टिंग या एरर इन पोस्टिंग, तो क्या होगा? सिंगल साइड डबल साइड? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहता हमने 151 की क्रेडिट सेल करी टू द हरी ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक। सेल बुक में तो रिकॉर्ड सही किया, अंतिम मारना में क्या है पीछे झूठे। तंग किया आप लोगों ने। बाकी गल और पता की होंगी है, जो तो क्लास वड्डी होंगी है ना, माड़ा मोटा को फर्क नहीं पैंदा। जो क्लास छोटी होंगी है ना, दो एना तो बोलना भी वो पिंच कर रहा है मतलब। ओके, इतने पिया नहीं और 151 की क्रेडिट सेल करी करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक पोस्टेड एज 115। अब पोस्टिंग की जो गलती है किधर गलती है वो? हरी अकाउंट। ये कैसे पता लगा हरी अकाउंट नॉट की सेल अकाउंट? क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यू जी पोस्ट होंगी है वो पर्सनल लेजर में, और परचेज बुक सेल बुक के लेजर में तो टोटल की वैल्यू पोस्ट होती है। तो ये सिंगल वैल्यू में इशू है तो बंदे के लेजर में है। तो सही करने के लिए क्या करना है? हरी के लेजर को, अगर क्रेडिट सेल करिए तो हरी को क्या किया होगा? क्रेडिट सेल है तो हरी को डेबिट, तो हरी को डेबिट कम किया। सही करने के लिए क्या करें? हरी को डेबिट करते हो 36 से, 36 रुपए ना। अब हरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कर देंगे अगर आफ्टर ट्रायल है, नेक्स्ट ईयर है तो हरी टू सस्पेंस, बिफोर ट्रायल है तो डेबिट द हरी अकाउंट बाय 36। सैलरी ऑफ 125 पे टू द क्लर्क ड्यू टू द हिम हैव बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट। सैलरी 125 की पे करी, ड्यू टू हिम पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। इफ सैलरी पे करते हैं अपन, इफ सैलरी पेड तो मोहित, इसकी एंट्री क्या करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। द थिंग इज दैट इज लेजर ऑफ एम्प्लॉइज डोंट एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सही है जी। कंसेप्ट क्या बना कि अगर सैलरी पे करते हो उसकी एंट्री सैलरी टू कैश करते हैं, ऐसा नहीं करते मोहित टू कैश। एम्प्लॉइज का लेजर एग्जिस्ट नहीं करता होता बुक्स ऑफ अकाउंट में। अभी करके आपको पता है पर एक कंपनी में जितने एम्प्लॉइज होंगे उस सबका हिसाब किताब तो अलग अलग रखना होगा। तो एक्चुअल में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलग चलता है और एक एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अलग चलता है। एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कल एम्प्लॉय का हिसाब किताब अलग अलग रखा जाता है, पर वो एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से टोटल फिगर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से पोस्ट की जाती है प्रैक्टिकली। तभी करके एचआर डिपार्टमेंट कंपनीज में अलग होता है, एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अलग होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलग है।
पर बड़ी कंपनीज में और बड़ी कंपनी में जाएंगे तो एक ही सॉफ्टवेयर होगा, उसमें HRM भी होगा, HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी होगा, बिजनेस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी होगा, मशीन को चलाने वाला सॉफ्टवेयर भी होगा, सारे सॉफ्टवेयर उसी में एक सॉफ्टवेयर में होंगे। और वो ऐसा सबसे बड़े वाले सॉफ्टवेयर को बोलते हैं अपन ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान। और वो ERP बाजार में केड़ा प्रोडक्ट है बेस्ट ERP? SAP, SAP। SAP USA की कंपनी है, उसके प्रोडक्ट का नाम भी SAP है, कंपनी का नाम भी SAP है, बेस्ट ERP है। ERP क्या चीज है? जिसमें कंपनी में जितने भी सॉफ्टवेयर लगेंगे ना, सारे उस सॉफ्टवेयर में ERP में है। सैलरी ऑफ 125 डेबिटेड टू इज पर्सनल अकाउंट, मतलब एंट्री क्या डाल दी होगी? क्लर्क टू कैश। करना क्या था? सैलरी टू कैश। सही करने के लिए सैलरी टू क्लर्क। नेक्स्ट ईयर में अगर एंट्री पास करेंगे तो इन्वेस्टमेंट टू क्लर्क। ठीक है, अगला। अब परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम 150 हैव बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल बुक, मतलब करी क्या थी? परचेज किस बुक के थ्रू एंटर कर दी? सेल बुक। इसका मतलब क्या हो गया? सेल की एंट्री डल गई, सेल की एंट्री डल गई। तो एक तो परचेज डेबिट और एक सेल डेबिट, और टू राम डबल अमाउंट से 300। परचेज ऑफ गुड्स करी, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150 रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल बुक बट क्रेडिटेड इन राम अकाउंट। करी क्या थी? परचेज। तो बंदे को क्या करना था? क्रेडिट। परचेज है तो बंदे को क्रेडिट करना था, और इन्होंने क्या किया? बंदे को क्रेडिट ही किया। तो राम का लेजर तो सही है। तो परचेज डेबिट, सेल डेबिट टू सस्पेंस। अगले साल में एंट्री करेंगे तो पी इन्वेस्टमेंट टू सस्पेंस कितना? 300। गुड्स परचेज 700 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर। गुड्स अगर परचेज करी है तो सप्लायर को डेबिट कर दिया। गुड्स परचेज करने सप्लायर को क्या करना था? क्रेडिट। सही करने के लिए क्या करें? सस्पेंस टू सप्लायर, सस्पेंस टू सप्लायर कह लो, सस्पेंस टू SMC कह लो, सस्पेंस टू क्रेडिटर कह लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई करेंगे तो भी सस्पेंस टू क्रेडिटर। कितनी वैल्यू? 1400। देखो ठीक है, सारी एंट्रियां ये बताना। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर बट रिकॉर्डेड एज 300 इन द कैश बुक। कैश रिसीव कितना किया? 3000, बट रिकॉर्डेड इन द 300 इन द कैश बुक। तो कैश बुक में गलत है, सब्सिडरी बुक में गलत है, डबल साइड एरर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना? 2700। नेक्स्ट ईयर में सेम। देखो काफी रेक्टिफिकेशन पॉइंट बता दिए। अब एक पॉइंट जो बताने वाला है वो क्या है? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ठीक, क्या चीज होती है इसमें? इसमें कुछ ऐसा होता है जो आपको सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, पर अगर नहीं पता तो चीज समझ में नहीं आएगी। मतलब व्हेन गुड्स, होता क्या है केस कि कस्टमर को हमने गुड्स चुका दिए और हमने कस्टमर को कहा तेरे को अच्छे लगे तो रख लेना, नहीं अच्छे लगे तो रिटर्न कर जाना। तो उसको बोल रहे हैं गुड्स सेल कर दिए और उसकी अप्रूवल के लिए पेंडिंग बैठे हैं। हो सकता है वो अप्रूवल दे दे, हो सकता है वो रिटर्न कर दे। तो सेल ऑफ गुड्स जहां पे अप्रूवल भी आ सकती है और रिटर्न भी आ सकती है। व्हेन हमने गुड्स सेंड करे टू द कस्टमर, सेंड या फिर सोल्ड, सेंड कह लो या सोल्ड कह लो, जब गुड्स हमने बेचे तब क्या एंट्री करी होगी? एंट्री ऑलरेडी पास्ड। अच्छा, इसमें वर्ड ऑलरेडी लिख रहा हूँ। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 40,000।
और आपको पता है सच गुड्स वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट कितना लगाया था? 15% ऑन कॉस्ट लगा करके माल बेचा था, कर दिया। अब हम कहाँ पे खड़े हैं? 31 मार्च को खड़े हैं, ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को क्या सीन है? अप्रूवल इज पेंडिंग, मतलब अभी तक कस्टमर ने अप्रूवल नहीं किया। अगर कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया, क्या सेल एक्चुअल में हो चुकी है या नहीं हुई? मींस सेल नॉट येट मेड। ऑनर कौन है? हम कि कोई और सामने वाला जिसको चुकाए थे? वी स्टिल आर ऑनर ऑफ द गुड्स। क्योंकि हम ऑनर है, क्या हमारी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री होनी चाहिए? फिर होनी चाहिए, पर सेल तो अभी तक हुई नहीं क्योंकि अप्रूवल नहीं हुई। पर हमने क्या सेल बुक कर रखी है? तो 31 मार्च को आपको 2 एंट्रियां पास करनी है। देखो ये वाला जो केस है ना, जब गुड्स चुकाए तब क्या एंट्री, ये एंट्री ऑलरेडी पास होगी क्योंकि इस डेट की आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे। इस डेट की जब गुड्स चुकाई इसकी अकाउंटिंग अपा नहीं कर रहे, इसकी एंट्री ऑलरेडी पास होगी। हम किस दिन की अकाउंटिंग करेंगे? 31 मार्च की। इन बोथ रेक्टिफिकेशन चैप्टर एंड इन्वेंट्री चैप्टर वी पास 2 एंट्रीज एज ऑफ 31 मार्च। जो कंसिडरेशन क्यों नहीं है? ऐसा क्यों करते हो? क्या कह रहा हूं मैं? रेक्टिफिकेशन चैप्टर में और इन्वेंट्री चैप्टर में, दोनों ही चैप्टर में हमारा कंसर्न सिर्फ 31 मार्च को एंट्री पास क्या होगी उसका कंसर्न है। क्या एंट्री ऑलरेडी पास होगी? ये एंट्री ऑलरेडी पास हो रखी है एंड ये ही पास हुई हुई है, इस भी को डाउट नहीं। 31 मार्च में अप्रूवल पेंडिंग है, पर आप पता सेल बुक कितनी हुई है? सही करने के लिए क्या करें? सेल रिवर्स करो। सेल रिवर्स करने के लिए एक तो एंट्री क्या करोगे? सेल अकाउंट डेबिट टू, और किस वैल्यू पे करोगे ये एंट्री? एट सेल वैल्यू, एट कॉस्ट। एट सेल वैल्यू कितनी? 50,000। अच्छा 40,000, 40,000 थे, 40,000 सही हो गया। एक और काम करेंगे, इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग। मेरे को एक बात बताना, हमने गुड्स तो उसको चुका रखे हैं कस्टमर को, फिजिकल गुड्स किसके पास पड़ी हैं? वी आर स्टिल द ऑनर बट फिजिकल गुड्स विद द, क्योंकि कस्टमर के पास फिजिकल गुड्स पड़ी हैं। हम 31 मार्च को इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं? गिनती मार के। जब गिनती मारा होगा क्या ये वाले गुड्स इन्वेंट्री में आए होंगे? क्योंकि ये वाले गिनती में नहीं आए, तो जो एंट्री हमने डाल दी ऑलरेडी गिनती मार के, क्लोजिंग स्टॉक काउंट डेबिट टू ट्रेडिंग काउंट, वो वाली एंट्री में ये वाले गुड्स आगे नहीं आए क्योंकि हमारे गोडाउन में नहीं थे, गिनती में नहीं आए। गिनती मार के हमने एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की डाली, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, वो वाली एंट्री में ये वाले गुड्स नहीं आए। तो वैसी सिमिलर एंट्री एक और डालनी पड़ेगी आपको, जिसकी एंट्री का नाम क्या रहेगा? मतलब एंट्री कैसी रहेगी वो? इन्वेंट्री ऑन गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, या फिर इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग। अच्छा ये जो एंट्री करते हैं आप,
एट कॉस्ट एट सेल वैल्यू। और इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, तो आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब जब कॉस्ट निकालनी हो, आप क्या देखो, प्रॉफिट दिया हुआ 15%, 15% ऑन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट। आपको वैल्यू कौन सी गिवन है, सेल वैल्यू। जेडी वैल्यू गिवन है, अगर इसी का 15% करना होता फिर तो कैलकुलेटर में 40,000 इंटू 15% कर देते, पर हमने 15% किस चीज का करना है, कॉस्ट। कॉस्ट गिवन नहीं, जीरा 15% करना हो, अगर वो वैल्यू सीधी सीधी ना गिवन हो, फिर रिलेशन बनाओ। रिलेशन कैसे बनाओगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कितनी है, 15, सॉरी प्रॉफिट कितना है, 15% ऑफ कॉस्ट, तो 100 किसको मानना है, जिसका 15% करना हो। तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया, 115। अब आपको 40,000 क्या दे रखा है, ऊपर सेल वैल्यू, नीचे भी सेम चीज, सेल वैल्यू या सेलिंग प्राइस कितना, 115। ढूंढना क्या है, अगर कॉस्ट ढूंढनी है तो कॉस्ट कितनी थी, 100, तो इंटू क्या कर दो, 100 कॉस्ट, आपके पास जो आंसर में आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा, कॉस्ट 34,783। जे बात समझ में आ गई क्या, 34,783 से एंट्री कर दोगे क्या, ठीक है जी। अब यही एंट्री, ये दो एंट्री कब करनी है अपन ने, पास ऑन 31 मार्च। पर ये वाली एंट्री अगर 31 मार्च को करना भूल गए तो आइडियली these entries should be made on 31st March. That is when financial year end. But if not passed, then in next year rectification entry क्या करोगे, पहली एंट्री क्या करोगे, एक मिनट, अपन आपको दो एंट्री याद होगी, एक तो हमने क्या किया था, सेल को रिवर्स किया था, सेल को रिवर्स करने के लिए एंट्री क्या डाली थी, सेल टू डेटर, सेम एंट्री डालो। सेल डेबिट करना मतलब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये वाली जो एंट्री डालनी है, सेल वैल्यू पे कॉस्ट वैल्यू पे, सेल वैल्यू कितनी थी हमारी, चलिए यार, कड़े किसके खड़के जा रहे हैं, मोहित सिंह लागे, सही है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। एक और एंट्री करी थी, कौन सी, इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग। जो इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग वाली एंट्री करी थी वो एट कॉस्ट एट सेल वैल्यू। सर जो इन्वेंट्री डेबिट किया था वो कौन सी आइटम, किधर जाता है ये जो इन्वेंट्री आपने डेबिट किया था किधर जाता है ये, ओके। तो इसकी बजाय तो कौन सा वर्ड आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, बैलेंस शीट ही रहेगा, बैलेंस शीट ही रहेगा, किसको डाउट तो नहीं। इधर तो आप क्या डेबिट करोगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर ही डेबिट करोगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर। टू क्या लिखा हुआ था नीचे, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की बजाय टू P&L, परफेक्ट, एट 34,700। समझ में आ गई बात यार, जे कहानी समझ में आएगी तो बात बनेगी। अच्छा इसमें एक पॉइंट और रह गया, पता है क्या, अगर आपको ये लिखा हो गुड्स वर्थ 16,000, बस डाउट, गुड्स वर्थ 16,000 सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर एंटर्ड इन द सेल बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर, द कस्टमर स्टिल हैड एन ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, मतलब अप्रूवल अभी पेंडिंग है, अभी तो उसके पास रिटर्न पड़ी है। जीपी रेशो कितनी है, 25% ऑन सेल, डाउट। जो 16,000 की वैल्यू दी है वो क्या है, सेल वैल्यू या कॉस्ट, गुड्स वर्थ 16,000, कॉस्ट के सेल वैल्यू, सेल वैल्यू।
ये बस आपने याद रखना है, ये भाई याद रखना है, याद रखना है, याद ही रखना है ये, याद रखोगे तो बहुत बढ़िया। इरेक्टिफिकेशन चाहिए याद रखना है बस, सेल वैल्यू है इरेक्टिफिकेशन, जो वैल्यू दे दी वो कौन सी है, देखो जो याद रखने वाली चीज़ें मैं भी भूल जाता हूँ कभी-कभी, पर याद ही रखना है, हल कोई नहीं इसका। ये नहीं है। किनवी एंट्री है ये? 4वीं एंट्री है ना? नोट्स में है ही नहीं, पर डाल देते हैं। पीडीएफ भेज देता हूँ, प्रिंट निकलवा लेना। सारा 18-19 गुड्स वर्थ आपने बुक में लिखा हुआ है कि नहीं? गुड्स वर्थ 16 यार सेल वैल्यू। गुड्स वर्थ मतलब सेल वैल्यू। अब एंट्री डाली हो, क्या था गुड्स की वर्थ कितनी है, 16 यार, वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंटर्ड इन द सेल बुक। अगर सेल बुक में एंटर कर दिया इसका मतलब क्या हो गया, सेल की एंट्री डाल दी, ऑलरेडी एंट्री क्या डाल दी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, पर कस्टमर ने अभी तक रिटर्न की ऑप्शन पड़ी है उसके पास। सेम ईयर में एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, सेम ईयर में भी कर सकते हो या फिर नेक्स्ट ईयर में। सेम ईयर में करोगे तो क्या एंट्री, पहली एंट्री सेल टू डेटर कितनी वैल्यू, यही एंट्री अगर अगले साल करेंगे तो सेल की बजाय पीएल स्टेटमेंट डेबिट टू कितनी वैल्यू, 16 यार। एक और काम करेंगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू कितनी वैल्यू, एड कॉस्ट। 12 यार कैसे ढूंढ लिया। अच्छा एक और बात बताओ, अगर जीपी रेशो दिया हो, जीपी रेशो 25% मतलब मीन्स 25% प्रॉफिट ऑन सेल। अगर जीपी रेशो दिया उसका मतलब 25% प्रॉफिट ऑन सेल। तो 12 यार कैसे निकाला आपने, अगर गुड्स वर्थ लिखा है मतलब सेल वैल्यू कितनी, 16 यार, जीपी रेशो कितनी लिखी है 25%, दैट इज 25% ऑन सेल।
रिलेशन में अनलोड है, सीधे -25% कर दिए, 12,000 आ गया। अगले साल एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? इन्वेंट्री विद कस्टमर टू कितना? 12,000। समझ गए का नहीं? कोई एक आधा और पॉइंट जो आप चाहते हो? बिल्स वाला। डिस्काउंट। एक तो रेक्टिफिकेशन में वो सुनो, समझ नहीं आया। कल्ले मैडम दे काला तेल पॉलिश करी। पेंट्री लब लो, जी कहूंगे 10 दिन है, सेट हो जाए यार। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी सुन लो थोड़ा थोड़ा। कल आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही करेंगे फिर, इसके साथ इंटरलिंकिंग में ही थोड़ा सा समझा रही है, बकाया कल कर दूंगा। क्या सारा कल बिल ऑफ एक्सचेंज करेंगे बस। बिल ऑफ एक्सचेंज सुनोगा नहीं। अगर क्रिएट होगा, बीआर क्रिएट होगा तो एंट्री क्या डालनी है? बिल रिसीवेबल क्रिएट होगा तो बीआर डेबिट टू डेटर। बीपी क्रिएट होगा तो अगर क्वेश्चन गए बीआर ऑफ 15,000 पास्ड थ्रू बीपी बुक, बीआर ऑफ 15,000 पास थ्रू बीपी बुक था, तो बीआर किस बुक के थ्रू पास कर दिया? इसका मतलब बिल पेबल क्रिएट होने की एंट्री डल गई। बिल पेबल क्रिएट होने की एंट्री क्या आती है? क्रेडिटर टू बीपी। तो क्रेडिटर डेबिट हो गया और बीपी क्रेडिट हो गया। बीपी तो क्रेडिट करना नहीं चाहिए था, बीपी डेबिट। ठीक है, एक मिनट बी आर ऑफ 15,000 फ्रॉम मनन, बंदे का नाम भी देता हुआ है, तो एंट्री हो क्या गई वैसे? बिल पेबल बुक के थ्रू पास होगी तो मतलब बिल पेबल की एंट्री बन गई, बंदा डेबिट हो गया और मनन बीपी बीपी क्रेडिट हो गया, मनन टू बीपी एंट्री पास हो गई, तो बीपी डेबिट। बीपी डेबिट कितना? 15,000। और मनन डेबिट हो गया, मनन को क्या करना है? क्रेडिट। अब उधर से बिल बनाते बी आर होता तो उसके एंट्री का डालते बी आर टू मनन, तो मनन को 2 बार क्रेडिट करना, तो मनन क्रेडिट कितने से? 3,000 से। और उधर से बी आर डेबिट कितना?
पता क्या, बिल रिसीवेबल क्रिएट, बिल पेबल क्रिएट। उसके बाद अगर लिखा हो वर्ड एंडोर्स, एंडोर्स क्या होता है? खाली बी आर होता है, बिल पेबल भी होता है। ओनली बी आर कैन बी एंडोर्स्ड। बिल रिसीवेबल एंडोर्स करने की एंट्री क्या होती है? मतलब बी आर किसी को उठा के दे दिया, एंट्री बी आर किसी को उठा के दे दिया, तो जिन्हों दिता हो बंदे का नाम डेबिट टू बी आर, और किसको दिया होगा? किसी क्रेडिटर वाले को ही दिया होगा, या तो क्रेडिटर डेबिट। पटाखे ने वाइफ पे बंद करता। सुनियो, सिर्फ बी आर इंडोर्स होता है। जिसको हमने बी आर इंडोर्स किया ना, अब वो हम बंदा हमारी बुक्स में सिंपल क्रेडिटर भी हो सकता है, और हो सकता है हमने उसके अगेंस्ट भी एक बीपी एक्सेप्ट कर रखा हो। इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल। राजकुमार और मेरे बीच में भी एक बिल पेबल बिल रिसीवेबल था, तो मेरे पास क्या था? बीपी। उधर से मेरे और रीति के बीच में बी आर बीपी था, मैंने रीति वाला बी आर राजकुमार को दे दिया। ठीक हो गया? मेरे बुक्स में राजकुमार का लेजर है, बीपी का लेजर है, तो कभी कभी बीपी डेबिट टू बी आर, कभी कभी क्रेडिटर डेबिट टू बी आर। डिपेंड करेगा जिसको बी आर दे रहा हूं उसके साथ क्रेडिटर डेटर वाला रिलेशन था या बी आर बीपी वाला रिलेशन था। तो क्रेडिटर भी डेबिट हो सकता है और बीपी भी डेबिट हो सकता है। बीपी डेबिट या क्रेडिटर डेबिट टू बी आर, कब? जब इंडोर्स करेंगे। और अगर इंडोर्स किया हुआ डिसऑनर हो जाए तो एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर। एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हो गया मतलब जिसको बीआर दिया था उसको पैसे देने पड़ेंगे, किसे तो पैसे रिसीव करने हैं, तो डेटर टू क्रेडिटर। फिर से बीआर बीपी का लेजर नहीं खोलना। एंडोर्स अगर किया था डिसऑनर हो गया तो बिल रिसीवेबल तो खत्म ही हो गया। सिंपल डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर तो डेटर टू क्रेडिटर। फिर आ जाएगी एंट्री डिस्काउंट करवाने की। बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री पे चलो। डिस्काउंट करवाने की एंट्री
एग्जाम्पल ही बोलता हूँ सीधा, एग्जाम्पल ये है कि बिल ऑफ 5200 डिस्काउंटेड विद बैंक, डिस्काउंट चार्जेस कितने थे 200। और सिमिलरली ऊपर एक एंट्री बता ना, एंडोज्ड बिल डिसऑनर, endorsed bill of 4500 dishonor, noting charges 30 रुपीज। एंट्री क्या करनी थी ऊपर, एंडोज्ड बिल 4500 वाला डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस कितने लगे 30। क्या करना है, सामने वाले से लेने 4530, पीछे वाले को देने 4530, नोटिंग चार्जेस का वर्ड नहीं आएगा। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कितना 4530। अगला हमने बिल डिस्काउंट करवाया, बिल डिस्काउंटेड, बिल कितने का था 5200 का, डिस्काउंट चार्ज कितने लग गए 200। एंट्री क्या डालनी है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 5000, डिस्काउंट चार्जेस कितने, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट कितना 200 टू कितना, और यही वाला डिस्काउंटेड बिल अबव डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, ये वाला डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया तो क्या करना है, बंदे से पैसे लेने खड़े करेंगे। कितने पैसे लेने खड़े करने हैं, डेटर अकाउंट डेबिट कितना टू बैंक का कितना 5200 और 5000 5200। कोई बच्चा मेरे को ये ना करे सर बैंक ने दिया तो 5000 तक ले 5200 हो गया। बैंक को तो ड्यू डेट पे पूरा 5200 चाहिए, फिर ही उसको कमाई होगी, तो उसको ड्यू डेट पे हमें 5200 पूरा देना पड़ेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बेसिक एंट्री आई थिंक सो यही होती है, डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, एंडोर्स करा लिया, एंडोर्स डिसऑनर हो गया। ठीक है, सिंपल बी आर क्रिएट हो गया, फिनिश। एक और चीज समझो, जो अगली चीज समझोगे वो पता है क्या, अच्छा वैसे आपको पता है मैंने ग्रुप में ना थोड़े दिन पहले मास्टर क्वेश्चन भेजे थे, मास्टर क्वेश्चन 1 2 3 देखा था किसी ने, किसी ने सॉल्व किए थी। आप एक काम करना, आज रेक्टिफिकेशन सारा खत्म करके आना, सारा खत्म करने के बाद ये मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक, मैं इसका सिर्फ क्वेश्चन भेजता हूँ, फिर से आंसर नहीं भेजूंगा। आंसर में कल यहाँ पे आके चेक करेंगे। अगर आपकी 60% भी एंट्री सही होगी ना, 60% नंबर आ गए, 3 एंट्री हैं, ठीक हो गया। 60% कितना हो गया, 6 3 24, 6 3 18, 18 नंबर अगर अपने बन गए पास हो, इतना चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि 30 जो सिर्फ 18 एंट्रियां सही करनी है, पास। डिस्काउंट कॉलम वाले बात कर रहे थे है ना, डिस्काउंट कॉलम की बात देखना यार। अगर क्वेश्चन गए 11वीं एंट्री कह रहा तो 11वीं एंट्री देख लेते, एक ही बात है। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 नॉट एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्या कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, क्या कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, और अगर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर सिंगल साइड डबल साइड, तो फिर मतलब डिस्काउंट अगर रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, डिस्काउंट इनकम क्रेडिट और बंदा डेबिट। मैंने क्या देख लिया, मैं एंट्री डालने के लिए ना कभी कभी तो बैंक पहले देख लेता हूँ कि बैंक डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, और कभी कभी ये देख लेता हूँ अगर डिस्काउंट रिसीव है तो इनकम बुक करनी थी, डिस्काउंट अलाउ है तो खर्चा बुक करना था, बंदा दूसरी साइड पे। एंट्री में जेडी चीज औखे लगे हो पहला क्रैक कर लो, बैलेंस दूजा आ गया। तो अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करना था, बंदा डेबिट करना था।
अगर कैश बुक में ही नहीं डाला तो मतलब ना तो बंदा डेबिट किया ना फिर डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट किया, इसकी एंट्री क्या होगी 11वें की? फिर बंदा डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, बंदा डेबिट कौन सा, डेटर के क्रेडिटर? जिसको पेमेंट करनी थी, को पेमेंट करनी थी उसको कम करी, पेमेंट किसको करनी थी? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव। तुम क्रेडिटर कह रहे डेटर कह रहे थे? मेरे को भी लिखा लग गया। डिस्काउंट रिसीव है तो क्रेडिटर वाला बंदा होगा, तो क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव की एंट्री डालनी है। ये हो गया मैंने। पर अगर क्वेश्चन कहे कि डिस्काउंट अलाउड नॉट एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम बट द काउंट ऑफ जी मोहन करेक्ट है, जी मोहन करेक्ट है तो बस ठीक है, फिर कल डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, डिस्काउंट के कॉलम में अगर नहीं डाला तो भी वो डबल साइड एरर ही आएगा, इसी की एग्जांपल रहेगी। डिस्काउंट रिसीव्ड ₹15 फ्रॉम रेड एंड ब्लैक omitted to be recorded। अगली बात सुनो काम की। ये काम की नहीं थी सर, ये भी थी, पर अगली बात ऐसी जो आपको डाउट यूजली रहती है। सेवन क्वेश्चन में, सेवन क्वेश्चन का क्या सीन है? सेवन क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि देखो यार हमारा ट्रायल बैलेंस था, हमारे ट्रायल बैलेंस में डेटर आ रहे थे, और डेटर कितने पे आ रहे थे? ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। ट्रायल बैलेंस में डेटर कितने पे आ रहे थे? कहता ट्रेड रिसीवेबल विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस एट 23,390। डेटर कितने पे आ रहे थे? 23,390 पे। ये लाइन पढ़ना। कहता ट्रेड रिसीवेबल विच आर शोन इन द ट्रायल एट 23,390 विद क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? 2320। मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट का लेजर खुला पड़ा है। अच्छा, अभी प्रोविजन फॉर बैड डेट कह लो या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट हो या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो, बात तो सेम ही है। और क्रेडिट प्रोविजन खड़ी थी, मतलब प्रोविजन का लेजर खुला पड़ा था, और प्रोविजन के बाद सिंबल वैसे भी कौन सा होता है? क्रेडिट का। तो प्रोविजन का लेजर कितने पे खुला पड़ा था? 2320 पे। ये ट्रायल का स्टेटस है, ट्रायल में दो लेजर खुले पड़े हैं, इस वैल्यू पे खुले पड़े हैं। ठीक हो गया। हमने जब ट्रायल बनाया तो हमने देखा डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है तो हमने उठा करके किधर डाल दिया? सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब क्वेश्चन कह रहे हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दो। रेक्टिफिकेशन एंट्री करने लगे तो चौथा पॉइंट आया। चौथा पॉइंट क्या कहता है? क्रेडिट सेल ऑफ कितनी कर दी हमने? 1470 की। पोस्ट टू द कस्टमर अकाउंट एज 1740। क्रेडिट सेल कितनी करी थी? 1470। पोस्ट टू कस्टमर अकाउंट एज 1740। क्रेडिट सेल को 1740 अगर कर दिया तो कस्टमर को ज्यादा डेबिट कर दिया। पर क्या सेल का लेजर सही है? सेल का लेजर भी गलत है। सिर्फ कस्टमर के अकाउंट में गलती है, सेल का लेजर सही है। सही करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट सेल हैज बीन डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट, सिर्फ कस्टमर अकाउंट को ज्यादा डेबिट कर दिया तो कस्टमर क्रेडिट, और डेबिट में सस्पेंस। तो चौथे पॉइंट की एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, अब टू कस्टमर कर दो या टू डेटर कह दो या टू ट्रेड रिसीवेबल कह दो, बात तो सेम ही है। कितनी करी थी उसको? 1740 डेबिट कर दिया, पर 1740 माइनस 1470 कितना हो गया? ये एंट्री ठीक होगी अपनी चौथी। अब आ जाओ सप्तमी एंट्री पे। सप्तमी एंट्री क्या कह रही है? कहता बैड डेट फॉर 1560 हैज नॉट बीन रिटन ऑफ। क्या एंट्री करनी है इसकी? 1560 का बैड डेट था पर हमने राइट ऑफ नहीं किया। इसकी एंट्री क्या करेंगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, बैड डेट डेबिट टू डेटर। कितनी वैल्यू? 1500
कर दी एंट्री। अब फिर से डेटर क्रेडिट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, बात तो सेम ही है। मेरे को एक बात बताओ, आपका डेटर की पहले वैल्यू कितनी पड़ी थी? 390। आपने पहली एंट्री करी, कस्टमर क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। तो क्रेडिट करने से कस्टमर क्या हो गया, बच गया, कट गया, 270 से कट गया। और 7वीं एंट्री जब करी बैड डेट टू डेटर, इससे भी क्या हो गया, कटने के बाद अब डेटर रह कितना गया, डेटर का बीडी इतना, डेटर का सीडी कितना रह गया, 21,500। और हमने जो एंट्री पास करी बैड डेट डेबिट, ये बैड डेट किधर जाएगा, राइट ऑफ करोगे। अब इसको पीएनएल में राइट ऑफ करें, प्रोविजन से राइट ऑफ कर दे, प्रोविजन खड़ी है, प्रोविजन खड़ी है तो प्रोविजन से राइट ऑफ कर दो। तो आप एंट्री का डाल दोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट डेबिट कितना, 2 बैड डेट, डाल दिया एंट्री। अब प्रोविजन कितनी खड़ी थी आपकी, बीडी कितना खड़ा प्रोविजन का, 2320, क्रेडिट पे खड़ा था। हमने क्या कर दिया, प्रोविजन को डेबिट, डेबिट करने से प्रोविजन क्या हो गई, कट गई, 760 क्रेडिट दी रहेगी। अब हमारी बात सुनो, कहता प्रोविजन शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट 10%। जो 10% प्रोविजन बना के रखनी है, मेंटेन करनी है 10%। और डेटर का बीडी वाली वैल्यू, सीडी वाली वैल्यू, सीडी कितना 21,560 का 10% कितना हो गया, व्हाट इज 2156। न्यू प्रोविजन कह लो या फिर न्यू प्रोविजन का सीडी। अब प्रोविजन का आपको टोटल क्लोजिंग कितना चाहिए, 2156, पर प्रोविजन में ऑलरेडी कितना पड़ा है, एग्जिस्टिंग कितना चाहिए, इतना, क्लोज एग्जिस्टिंग है इतना, क्लोजिंग कितना चाहिए आपको, 2156 क्रेडिट का। तो और कितना क्रेडिट करें, 1396 एडिशनल क्रेडिट कर दो, एडिशनल प्रोविजन क्रिएट कर लो, इसको ऐसे बोल सकते हैं, एडिशनल प्रोविजन क्रेडिट करो 1396। प्रोविजन क्रेडिट अगर करोगे तो एंट्री क्या करोगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना, 1396। अगर ये प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या होगा, पीएनएल 1300। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसका ना ये कंसेप्ट नोट में लिख दिया मैंने। अच्छा, अगर एंट्री फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन क्या होती है, प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट, या फिर अगर एडमिशन का चैप्टर पार्टनरशिप चल रही है तो रीवैल्यूएशन डेबिट, ठीक है जी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बेसिकली खर्चा बुक कर लो, डेबिट जब कर रहे हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं, खर्चा बुक कर रहे हैं, खर्चा बुक डेबिट टू प्रोविजन। तो प्रोविजन बनाने की एंट्री ये होती है। जे ओके हो गया। और बताओ रेक्टिफिकेशन में आपको क्या करा है, अब बच्चा करा था तो जीएसटी करा दो। जीएसटी ना यार, ये वाली एंट्री मैंने सेम कट कॉपी पेस्ट वहां पे रखी हुई है जीएसटी चैप्टर में। छुटकू चैप्टर करेंगे, पहले आपको जीएसटी सारा समझाऊंगा, उसके बाद ये वाली एंट्री उस चैप्टर में भी रखी हुई है, ठीक है, जीएसटी उसके साथ करेंगे। और बताओ जीएसटी में भी क्या मतलब, वो जो कोई रिबेट है उसका क्या करना है क्या नहीं, लॉजिक बताऊंगा फिर ही बात समझा पाऊंगा। और बताओ रेक्टिफिकेशन में एक आधा पॉइंट कोई, एनपीओ का कोई डाउट यार, बोलो बोलो बोलो। 20 क्वेश्चन नंबर 20 की ना, 27 रेक्टिफिकेशन का कोई पॉइंट पॉइंट पूछ लो। टाइम है क्वेश्चन, टाइम है क्वेश्चन का यही वाला। अच्छा, एक एक एंट्री मेरी तरफ से सुन लो। एक एंट्री वो है कि एरर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवरस्टेटेड, क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवरस्टेटेड बाय 8000। नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई पास करियो, नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना, बोलिए तो बताओ। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा खड़ा कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा खड़ा कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, और जो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करते हैं वो किधर जाता है,
बैलेंस शीट, ट्रेडिंग क्रेडिट हो जाती है। हमने ज़्यादा डाल दिया तो बैलेंस शीट में फिगर ज़्यादा चली गई, उधर से ट्रेडिंग में ही ज़्यादा क्रेडिट हो गया। अगले साल सही करने के लिए ट्रेडिंग डेबिट करना है तो ट्रेडिंग की बजाय क्या डेबिट कर दो, पी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। पिछले साल जो बैलेंस शीट वाली फिगर थी वो इस साल ओपनिंग स्टॉक बन गया, इस साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो ओपनिंग स्टॉक क्या कर दो, क्रेडिट। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना, ठीक होगी ये बात। और अगर ऐसा होता क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडरकास्टेड तो क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट टू, ओपनिंग स्टॉक डेबिट टू पे इन्वेस्टमेंट। अब अपा कर लो 27 का ये वाला पॉइंट। कहता सेल रिटर्न ऑफ पंज टू द जुथी वाज। अब इसमें बात यह है कि सेल रिटर्न 2 लिखा हुआ है तो इसको क्या माने, छोड़ो क्या बताए इसको, सेल रिटर्न माने या परचेज ओ माने भी, बस जेड़ा कितना बस ओमी है। डिस्क्रिपेंसी वाला पॉइंट के ऊपर ना उलझने का फायदा नहीं होता। और बताओ प्रैक्टिकेशन में कोई एक आधा पॉइंट जो आप समझना चाहते हो। एक ये चीजें होंगी, इसका इफेक्ट ऑन द ट्रायल, इसका इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट। खुद से समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, ना समझ में आया तो छोड़ देना। पेपर में बहुत टाइम से नहीं आया, नहीं आता है तो कुछ। क्या एक ऐसा क्वेश्चन था है, एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ना सारी नॉन ऐसे क्वेश्चन ही एसएमसी लिखा भी होगा शायद, तो 11वां क्वेश्चन है शायद, तो कि वो सारी एंट्री उसमें क्या है, एसेट वाली, ठीक है ना। लोड नहीं, जिसको लगे मेरा एक्टिवेशन बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गया वो मत्था मार लेना। अदरवाइज 10 एंट्री आनी है, 10 एंट्री में 7 एंट्री सिंपल वाली होंगी, 10 एंट्री 7 में से नंबर ले लो, बात खत्म है। 3 एंट्री के ऊपर मत्था मारने के लिए टाइम बहुत लगेगा, बेनिफिट को खास है नहीं, मत्था नहीं मारना। एसेट वाली एंट्री समझ में आ जाए वेल एंड गुड है, दिक्कत लगे तो छोड़ देना। तो ये ओफू है। और कुछ एनी डाउट, प्रैक्टिकेशन कुछ नहीं, एनपीओ का डाउट पूछ लो, दो 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 दो। एनपीओ में 5th क्वेश्चन में प्रीमिसेस और कार, प्रीमाइज कितने दिए आपको, 30,000 दिया है मेरे, ठीक है जी। इधर का प्रीमाइज दिया आपको 87,000 दिया और 1,17,000 दिया है। देखो अगर एक आइटम के बारे में काफी कुछ आ जाए तो आप उसका लेजर बना सकते हो। प्रीमाइज का अगर मैं नीचे देखूं, मेरे को 1/4/24 और 31 मार्च की वैल्यू दी है, पर मैं क्या देखूंगा कि ये जो 1,17,000 की वैल्यू आफ्टर डेप है बिफोर डेप है, डेप्शन ऑन द न्यू कार इज टू बी प्रोवाइडेड। तो 1,17 क्या आफ्टर डेप बिफोर डेप, बिफोर डेप आफ्टर डेप बिफोर डेप। 87 वाली वैल्यू कितनी होगी, 1,17। तो 30,000 से क्या बढ़ गया, 87 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 अगर जोड़िए, 30 जोड़ेंगे तो 1,17 बनेगा, सही है आगे ना, 30 जोड़ेंगे तो 1,17 बनेगा। ऊपर क्या कहा हुआ है, पेमेंट कर दी 30,000 की, बस नया प्रीमाइज खरीदा होगा। प्रीमाइज के बारे में और तो कुछ भी नहीं है ना, तो 30,000 का हमने नया प्रीमाइज खरीदा होगा, तभी करके वैल्यू 87 से कितनी होगी, 1,17। इस क्वेश्चन में क्या कर रहे होगे, अगर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है उधर तो आपने डेप्शन लगानी है। अब जब डेप्शन लगाने जाएंगे तो डाउट आएगा, सर ये जो प्रीमाइज खरीदा तो कब खरीदा, डेट तो दी नहीं, तो क्या माने, बिगनिंग, बिगनिंग में ही एसेट कितने का होगा, टोटल 1,17 के, तो डेप्शन कितने के ऊपर लगाओगे, 1,17,000 का कितने परसेंट, 5%। P&L में तो इतनी वैल्यू चली जाएगी। और बैलेंस शीट में 1,17,000 में से डेप्रिसिएशन कटा के ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। प्रीमाइज तो सिंपल हो गया। पूछना ही है तो कार वाला पूछने वाला है इस क्वेश्चन में। कार वाला क्या सीन है, कार की कॉस्ट दे रखी है, कार की प्रोविजन अलग से दे रखी है। कार की कॉस्ट बीडी, अच्छा क्योंकि प्रीमिसेस की प्रोविजन दी है तो मैं उसको कंसिडर करना भूल गया। प्रीमाइसेस की प्रोविजन
दे रखी है। प्रीमाइसेस की प्रोविजन बढ़ गई। प्रीमाइसेस ऊपर बेचा तो है नहीं। सॉरी 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 सॉरी, मैं ना गोला गलत लगा गया, फिगर गलत देख गया मैं। प्रीमाइसेस की आपको एट कॉस्ट दी है ये वाली वैल्यूज, और प्रोविजन की वैल्यू बीडी दी है, क्लोजिंग दी नहीं, क्लोजिंग दी नहीं। मैथड केड़ा लाना, पहली गल तो डब्ल्यू डी वी लगाना तो नेट बुक वैल्यू के ऊपर। आप कहो कि 87,000 में से अगर 56,400 घटाएं, क्या है ये 30,600, ये क्या हो गया, डब्ल्यू डी वी होगी जेडी एसेट हमारे पास पड़े हैं उसके साल की स्टार्टिंग की। एक तो इतने डैप लानी है, एक जेड़ा नवा खरीदे 30,000 का उत्ते डैप लानी है। 650 तो टोटल डैप लगानी है। 650 का 5% कितना हो गया, 3,000, 3,030 डैप होगी। डेप डालेंगे तो उसके एंट्री का डालेंगे डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, डेप्शन डेबिट किया तो इनकम एंड एक्सपेंशन में डेबिट डाल दो। प्रोविजन में ऑलरेडी कितना खड़ा है, 56,400, 56,400 प्लस 3,030, 59,430 क्या हो गया प्रोविजन का क्लोजिंग। बैलेंस शीट में जो प्रीमाइस दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे, 1,17,000 माइनस 59,430, नेट बुक वैल्यू जितनी आ जाएगी वो एसेट के टोटल में जोड़ देंगे, 52,570, ऐसे करेंगे। सिमिलरली कार वाला करेंगे, कार वाले में इसमें क्या आ रहा है कि नई कार भी खरीदी बेची है, कार का आपको बीडी कितना दे रखा है 36,570, सीडी इतना, यहां से तो क्या पता लग रहा है कार खरीद ली। पर अगर देखा जाए इधर वैल्यू कितनी दे रखी है 37,800। एक मिनट एक मिनट, मेरे को भी दिमाग लगा दो थोड़ा सा, आप तो लगा के आए हो घर पे। पहले तो कार की बुक वैल्यू कितनी होगी ओपनिंग 36,570, कॉस्ट कितनी थी बीडी 36,570, प्रोविजन कितना था 30,870, ये तो क्या आ गया डब्ल्यू डी वी ओपनिंग आ गई 57, पूरा 5700। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने न्यू कार खरीदी है लेस सेल प्रोसीड ऑफ पुरानी कार बेची है, तो पुरानी कार की बुक वैल्यू कितनी थी 5700, बेची की वैल्यू कितनी दे रखी है 9,000, तो गेन लॉस आ गया 3,300 का गेन हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है हमने पे कितना किया 37,800 आफ्टर लेस सेल प्रोसीड, तो जो पे किया माइनस जो पैसा आया नेट इतना पे किया, ग्रॉस एसेट कितने का खरीदा होगा 37,800 प्लस 9,000 कितने का हो गया। क्लोजिंग में कार तो एक नवी कार ही रहेगी, पुरानी कार तो है ही नहीं, ठीक हो गया। उसके अलावा कार कब बेची, कार कब खरीदी, ये कार बेची की डेट नहीं पता, बिगनिंग में बेची तभी करके, जो पुरानी बेची उसके ऊपर डेप नहीं लगाई, जो नवी खरीदी वो भी क्या मान लेते हैं बिगनिंग में। तो 46,800 का सीधा आप कितना परसेंट लगाओगे 9300, बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी जाएगी 46,800, कार हो गई माइनस 9360 की क्या हो गई 37,440, ये प्रोविजन का लेजर हो गया, ये कार का लेजर हो गया। और इधर जो गेन आ गया ये भी देखो, रिसिप्टेंट पेमेंट तो बना नहीं रहे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गेन डाल देना इनकम, ठीक हो गया कार और प्रीमाइस। और आपने क्या कहा था प्रीमाइस एंड कार ही बोला था, ठीक हो गया। क्या ये पुरानी वाली भी जोड़नी है कि कल्ली नवी, प्रोविजन का पुरानी तो खत्म होगी ना, जो एसेट बेचा हो तो एसेट की एंट्री की पावांगे आप, बैंक ऑन डेबिट 9,000, प्रोविजन डेबिट 30,870, टू कार 36,570, टू गेन 3300, ये एंट्री डालेंगे तभी बराबर होंगे सारे लेजर। पंजाबी में बात यह है जब एसेट बिकेगा तब कार का लेजर बंद होना चाहिए, एसेट का लेजर बंद होना चाहिए, उधर से प्रोविजन का लेजर बंद होना चाहिए। तो पुरानी कार का एसेट बंद हो गया, प्रोविजन बंद हो गया, जो सीडी में बचेगा क्या बचेगा, न्यू कार की कॉस्ट बचेगी और न्यू कार की प्रोविजन बचेगी बस। और बताओ एनपीओ में किसी पॉइंट में डाउट, रेक्टिफिकेशन में कोई डाउट, खत्म, चलो जाओ घर पे काम क्या करना है आपने,
रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन करनी है। 70% क्वेश्चन अगर आपके एग्जैक्ट सही चले जाएं, एक भी गलती नहीं है, एक भी गलती ना हो, तो जहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस मार के वहां तक बहुत है, अदरवाइज आगे भी करो।